हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री गुजरात बोर्ड 2022 के पेपर। इससे पहले हम लोग ने 2023 पेपर के सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हीं को। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन 2023 में भी आए थे और 24 में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, इसको रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, n+2, वेयर n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसी का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो आप अगर आपने डीएनए ब्लॉक पढ़ा है, 3D पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको जो है NiP+2 चार्ज, यहाँ पे भी +2 चार्ज, क्रोमियम पे +3 चार्ज और आयरन पे +2 चार्ज। तो इसमें अगर ऑप्शन हम मैग्नीज की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 25, तो ऑर्गन और 3D and 4s होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा एस में, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसके डी सबसेल को ओपन करूँ तो डी सबसेल में इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो डी सबसेल में आप सबको पता है कि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन को आप फिलअप करोगे तो हर एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 5, क्योंकि 5 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाकी इसमें आपको मिलेगा 2, ठीक है। क्रोमियम +3 में जो मिलेगा उसमें भी 5 से कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही हो सकते हैं, इससे नीचे 6 होंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ से बी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी आने के चांस ज़्यादा है, इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला है विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आपने डीएनए ब्लॉक से पढ़ा है तो उसमें 3 एलिमेंट ऐसे हैं। सबसे पहला आपका है जिंक, उसके बाद आता है कैडमियम और उसके बाद आता है मरकरी। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इन पे सभी पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है, और इनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इसका अलग आंसर कौन है, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट इन ऑप्शन में से जो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। क्योंकि इसमें देखो कॉपर का अगर एक्सेप्शनल केस होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो Cu+ अगर 1 है तो डी तो कम्प्लीटली फिल्ड है, बट Q3 की अगर हम बात करें तो +2, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना होगा, तो डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो फाइनली आंसर आपका होगा कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ K2MnO4। तो ये डीएनए ब्लॉक का है, पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रिपरेशन में। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपका ये, ठीक है, पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 7th जो क्वेश्चन है, बोला है विच इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आप उसको समझिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, तो आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालिए। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाई लिगेंड्स विद सेंट्रल एटम, ठीक है।
तो अगर मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो ये है ऑक्सीडेट जो कि डाइडेंटेड लिगेंड होता है। प्राइमरी वे कोबाल्ट का निकालना है, x मान लीजिए, प्लस यहाँ पर ये डाइडेंटेड है, एक पे -2 चार्ज होता है तो 2 है, तो यहाँ से टोटल कितना होगा -4 हो जाएगा। ओके, और वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 होगा इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 3। ओके, और ये डाइडेंटेड लिगेंड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और वाटर जो होता है यूनिडेंटेड होता है तो 2 ये बनाएगा। टोटल सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ जाएगा 6, प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा 3, तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ से सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो बोला है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ई मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये डाइडेंटेड है, क्लोरीन यूनिडेंटेड है। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म पॉसिबल, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आइसोमरिज्म ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें सिस एंड ट्रांस बनेगा। अगर सिस ट्रांस की बात करें तो देखिए सिस कैसे बनेगा, तो प्लेटिनम यहाँ पर सेंट्रल एटम है, टोटल यहाँ से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप बना लीजिए। और EN को अगर मैं रखना चाहूँ, डाइडेंटेड है, तो EN यहाँ से एक तो ये बना लिया और एक EN से यहाँ बना लिया। ओके, और Cl को यहाँ रख दो, तो ये जो बना सिस फॉर्म बना। ट्रांस बनाना है तो प्लेटिनम सेंट्रल एटम है अपना, ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। ट्रांस बनाना है क्लोरीन को क्लोरीन को यहाँ पर रख दीजिए और EN को इस तरह से रख दीजिए, है ना। तो ये बना यहाँ से ट्रांस, तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बन गया। अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूँ तो ऑप्टिकल में यहाँ पर देखिए डेक्स्ट्रो एंड लियो बना सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना है, देखिए प्लेटिनम सेंट्रल एटम है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, इसका मिरर इमेज फॉर्म होगा। एक और ऐसी ज्योमेट्री हम बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए EN को अगर मैंने यहाँ रखा इस तरह से और एक EN को यहाँ रखा, बाकी Cl को यहाँ रखा, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो Cl यहाँ पर, ये Cl यहाँ पर, इसका मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर और इसका मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर। तो ये जो दोनों हैं वो ऑप्टिकल हैं और ये वाला ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। इसका फाइनली जो आंसर होगा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला इसमें विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो है NCERT का है, लाइन है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं 4th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर पेयरिंग एनर्जी P जो होता है पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O से ज़्यादा है तो 3 चीज़ें याद करिए। जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो EG में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, T2G और EG में एक इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज़ हमेशा वीक फील्ड लिगेंड होगा एंड तीसरी हाई स्पिन होगा। तो इस बार आपसे क्या पूछा हाई स्पिन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आंसर बनेगा B बनेगा। हो सकता है 2024 में आपको हाई स्पिन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ ले या फिर किस टाइप का लिगेंड होगा ये पूछ लेगा। और दूसरा केस आप ये भी याद कर लीजिए, अगर डेल्टा O P से ज़्यादा होगा तो इसी का जस्ट उल्टा 4th इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग T2G में हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और लो स्पिन होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हाईली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, पूछा है विच काइंड ऑफ हैलाइड। देखिए विनाइल, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो D ऑप्शन होगा, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए sp3 और एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्डेड sp2 है। यहाँ पर ये केस मिल रहा है, ये जो कार्बन है वो है sp3, ओके, और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो sp2 है, तो ये अलाइलिक हैलाइड हुआ। इसके अलावा हम विनाइलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है,
हेलोजन जो अटैच्ड हो वो डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो। अराइल हैलाइड क्या होता है, हेलोजन डायरेक्टली क्या हो, बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो। बेंजाइलिक हैलाइड की हम बात करें तो बेंजाइलिक में क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो, ठीक है, वो कार्बन sp3 होना चाहिए, ठीक है, और उसके बगल वाला जो कार्बन बेंजीन रिंग का होना चाहिए। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पॉसिबल है। ओके, हो सकता है इस बार एलाइलिक पूछा, बाकी आपसे कोई भी पूछ सकता है यहाँ से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये 2023 में भी ऊर्ज रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। टू अल्काइल हैलाइड दोनों सिमेट्रिकल के लिए प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ पर होता है ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिए अल्काइल हैलाइड दोनों सेम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, देखिए यहाँ पर अल्काइल है, यहाँ पर अराइल है, ठीक है, तो ये आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। कौन सा, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। और यहाँ पे देखिए दोनों अल्काइल हैं, अपना आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो है ऊर्ज रिएक्शन ये चीज़। और बाकी की हम बात करें, यहाँ पे देखिए दोनों अराइल हैं, ये जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। कौन सा, फिटिक रिएक्शन। ओके, और यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल बनेगा, तो फाइनली जो आंसर बनेगा यहाँ से बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला है हाउ मेनी कायरल कार्बन आर इन पेंटेन 2,3,4 ट्राइओल। तो कायरल कार्बन क्या होता है पहले ये समझना होगा। कायरल कार्बन ये होता है कि गिवन कार्बन से जो टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, वो चारों जो टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई होगी वो अलग अलग एटम या ग्रुप से होंगे, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। अब यहाँ पर अगर आप पेंटेन 2,3,4 ट्राइओल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटेन का मतलब क्या होता है 5 कार्बन है ना, और 2,3,4 पे चलिए एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, और एक OH यहाँ पर है। तो ये नंबरिंग अगर करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है पेंटेन 2,3 ट्राइओल। अगर मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो यहाँ से देखिए एक OH ग्रुप है, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, है ना, और ये पूरा ग्रुप है, तो एक कायरल कार्बन तो ये है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये आपका कायरल कार्बन है क्योंकि ये सेम ग्रुप है और ये वाला सेम ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन ही होगा। बट अगर मैं फोर्थ कार्बन की बात करूं तो ये आपका कायरल, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिथाइल है, OH ग्रुप है, यहाँ पर भी एक H होगा और ये पूरा ग्रुप, तो इसमें का जो आंसर होगा ओनली 2 कायरल कार्बन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन DDT स्ट्रक्चर। तो इसका याद रखिए 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि DDT का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको, इसका स्ट्रक्चर होता है पैरा पैरा क्लोरो, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन 3 अटैच होते हैं इससे ट्राई क्लोरो, और फिर सेम ग्रुप यहाँ पर इस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बेंजीन है तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड होंगे, और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड होंगे। ओके, मैंने सर्कल बना दिया पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहा है 6। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट जब करोगे तो टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन सब होगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड आपको मिलेंगे। तो हो सकता है इस बार आपको EDTA का आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड तो आपको 31 होंगे इसमें, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और पाई बॉन्ड अगर करेंगे तो पाई बॉन्ड इसमें अप्रोक्स आप स्ट्रक्चर इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। पाई बॉन्ड इसमें 6 मिलेंगे, तो पाई बॉन्ड काउंट करना आसान है, मेन आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको आप कर लीजिएगा, ADTA का हो सकता है पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें क्या दिया है, रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो अगर हम बात करें, आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो अल्कोहल में अगर मैंने कीटोन का रिडक्शन कराया तो वहाँ से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और अगर आपने प्राइमरी एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कराओगे तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और कीटोन का रिडक्शन कराने पर, कीटोन जैसे एसीटोन ले लो, एसीटोन में क्या होता है, CH3COCH3, और रिडक्शन क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है आपको, आई बटन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारे नेम रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से करना क्या है कि जो CO ग्रुप दिख रहा है कार्बन है, वहाँ से हटा के और वहाँ पर आप OH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो आपको बात इस ध्यान का रखना है, कीटोन के रिडक्शन से ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। और एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो फिनॉल की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, और इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे CrO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइज होके कौन सा कंपाउंड बनाता है, वो होता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो C होगा। 2023 में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो ये है बेंजोक्विनोन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विच वन हैज अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, और अगर आइसोमेरिक कंपाउंड है तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। ये ओनली फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड में हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इसका स्टेट चेन जो मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, ब्यूटेन 1ऑल, बाकी प्रोपेनॉल कम कार्बन है, ये ब्रांचेज हैं, ब्यूटेनॉल 2ऑल ये भी ब्रांच है। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो ए, और ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से 4 कार्बन का OH, वैलेंसी बाकी कंप्लीट कर दोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। आप एल्डिहाइड चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और एल्डिहाइड में एक कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नेम भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ से सिनेमल्डिहाइड की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम एल्डिहाइड में बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्रोलीन है, ठीक है, एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, ये सब कॉमन नेम आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, विच एसिड हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू, विच एसिड। अब इसी तरह क्वेश्चन 23 में भी आया था, वहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको लेसन बता दूं, एसिडिक जो नेचर होता है किसी भी कंपाउंड का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर तो पीके से रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑर्डर दिया है, उसको आप ध्यान रखिए, उस तरह के ऑर्डर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान देखिए, यहाँ पर ये जो है वो है बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या होगा, COOH। अगर इसकी हम बात करें तो ये तो है एसिटिक एसिड, और ये आपका बेंजोल ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ CH2 बीच में है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा वो आपका होगा एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 एमाइंस चैप्टर से है। विच कंपाउंड गिव प्रोपेनामाइन प्रोडक्ट बाय हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है अमाइड, ठीक है, हमने यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिया है, अमाइड मतलब CONH2, और इसको 1 मोल Br2 और 4 मोल NaOH से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये CO ग्रुप यहाँ से रिड्यूस होता है और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है RNH2 प्लस, यहाँ से आपको साइड में सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 प्लस, यहाँ से आपको 2 मोल NaBr मिलता है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है जितने कार्बन के एल्डिहाइड है उससे एक कार्बन का आपको अमाइन मिल रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है विच कंपाउंड, प्रोपेनामाइन, तो प्रोपेनामाइन के लिए, ठीक है, एक कार्बन ज़्यादा का अमाइड चाहिए। यहाँ पे देखिए मतलब ब्यूटेनामाइड कौन है, 1 2 3 4 कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी, ब्यूटेनामाइड। इसका करेंगे तो 3 कार्बन का आपको यहाँ से अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और नेम रिएक्शन के अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नेम रिएक्शन के लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सारे नेम रिएक्शन को डिटेल में मैकेनिज्म के साथ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बोला है हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विथ अमाइन। अमाइंस के साथ, कौन से अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करता है? तो सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से सल्फर और ये चीज़ यहाँ पे, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये क्या करता है, प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अमाइन से रिएक्ट करता है, बट टर्सरी अमाइन से रिएक्शन नहीं करता है। तो बोला हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विथ अमाइन। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका जो है प्राइमरी अमाइन है, ये जो है सेकेंडरी, और ये जो है टर्सरी है। तो ए एंड बी दोनों से रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो डी होगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन बहुत आसान है। प्राइमरी हम आपको क्या निकालना है, HCl निकालना है। जब भी हम प्राइमरी अमाइंस कराते हैं वहाँ से आपका एक सॉल्ट बना था जो कि सोल्यूबल इन अल्कली होता है, सेकेंडरी में सॉल्ट जो बनेगा वो इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है विच रिएजेंट यूज्ड इन गेटरमैन रिएक्शन। देखिए गटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, और गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी आप सॉल्ट ले लो बेंजीन डाइजीनियम का, तो ठीक है हमने चलो ये लिया, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं। दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो आप क्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो कॉपर यहाँ से हम क्या लेते हैं पाउडर, प्लस यहाँ से HCl ले लो, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, साइड में नाइट्रोजन गैस होगा। और अगर आपने कॉपर पाउडर और HBr लिया तो यहाँ से आपको बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है ऑप्शन गेटरमैन रिएक्शन में क्या है। ये तो आपका सैंडमैन रिएक्शन है, यहाँ पर जो है वो आपका बी आंसर है। बाकी ये आपका कौन सा रिएक्शन है, ClCl3 कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है ये आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और ये सैंडमैन रिएक्शन है। तो अपना जो फाइनल आंसर है पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ पर एनिलीन कंपाउंड को नाइट्रस एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है किसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ओके, तो अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो देखिए ये जो होता है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एनिलीन कैसा ग्रुप होता है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और पैरा यहाँ से मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप देखिए कौन सा आंसर होगा यहाँ से ए। 22 का कितना हो जाएगा आंसर ए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से 23। बोला है विच वन इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल देखिए, विच वन इज नॉट पॉलीसेक्राइड।
अगर आपको पॉलीसेकेराइड एनसीईआरटी पढ़ा तो कुछ कॉमन एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है एंड गम्स है, ये पॉलीसेकेराइड है। बाकी आपको क्वेश्चन पूछा नॉट, दैट मीन्स देखिए ये पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड, ये भी, तो आपका फाइनल जो है वो सुक्रोज है जो कि डाइसेकेराइड है। ओके, ओलिगोसेकेराइड के अंदर आता है। नेक्स्ट हो सकता है इस बार आपको पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल पूछ ले, ठीक है। तो 24 में आते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B26। सीधा सा आप बायोमोलिक्यूल में चले जाइए, वहाँ पे एक टेबल दिया है, तो टेबल का मैंने एक पार्ट उठा लिया। हो सकता है इस बार B6 का पूछे, अदर भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा B6 का तो पायरिडॉक्सिन है, तो आंसर तो इसका सी होगा। और भी है विटामिन, जैसे B1 को थायमाइन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, एंड बी विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है इस साल यहाँ से बन जाए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है लिखा है विच इज बाईसाइक्लिक बेस, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है विच प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स, ठीक है। तो मसल्स में मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है फाइब्रस प्रोटीन का एक टाइप है, तो इसमें लिखा है केराटिन जो होता है वो हेयर में होता है, एंड मायोसिन जो होता है वो मसल्स में होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। बाकी फाइब्रस का ये टाइप है, बाकी यहाँ से भी आपने पढ़ा ही होगा फाइब्रस, ठीक है। ये रन पैरेलल होते हैं, बाकी भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, हो सकता है 2024 में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो क्वेश्चन लिखा है व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ 10% NaOH एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो मोलैलिटी जो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहाँ से होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। ये है मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला। अब सारा यहाँ पर 10% जो दिया उसी पे है, 10% W/W का मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट का वेट होगा वो 10 ग्राम होगा, है ना, और सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो होगा 90 ग्राम। तो यहाँ से जो मोलैलिटी निकलेगा क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH का मोलर मास 40 और सॉल्वेंट का जो मास है वो 90 है, इसको केजी में लेना है तो 1000 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो मोलैलिटी आपका आएगा 2.77, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है बी ऑप्शन 2.78 मोलर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इन केल्विन न्यूटन, ठीक है। तो केल्विन में अपने को बताना है, तो वाटर का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 0.52 आपको दिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने का आपका क्वालिटेटिव इन आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, वेंट ऑफ इंटू के बी इंटू यहाँ से मोलैलिटी, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो पहले आप डेल्टा टी बी निकाल लो, यूरिया तो इसकी आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा, के बी की वैल्यू 0.52, मोलैलिटी आपको यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर कैपिटल एम दिया है एक्चुअल में मोलैलिटी होगा, तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू है 0.52। हमें पूछा सोल्यूशन का, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना। तो अपने को टी बी जब निकालना है तो टी बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.52 आया और प्लस यहाँ से कर दीजिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15, यहाँ से आ जाएगा 373.67, यहाँ से केल्विन आएगा क्या, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ से बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन से है विच मिक्सचर शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इससे पहले 2023 में जो आया था वो नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड है। तो इसके एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव के
अच्छे से एनसीईआरटी में एटलीस्ट जो दिया है वो आप याद कर लीजिए। इसका जो आंसर बनेगा वो है इथेनॉल एंड एसीटोन। ये एक पॉजिटिव डेविएशन है, बट अब आपको ध्यान रखना है कि ये बाकी जो है फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये सब होते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 38। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विच सोल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, आई पेंट ऑफ इंटू सी आर टी। ठीक है, तो आइडेंटिकल मतलब कंसंट्रेशन आर और टी बराबर होगा, सारा खेल है यहाँ पर आई का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आएगा आई की वैल्यू कितने, 3 आयन होंगे, BaCl2 Ba+2 और 2 क्लोराइड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आई की वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि NaCl 2 आयन में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, Na+ और Cl-2 हुआ। इसी तरह से FeCl3 में करूँ तो यहाँ से आपको टोटल 4 मिलेंगे, एक तो मिलेगा Fe+3 और यहाँ से 3 क्लोराइड है, तो टोटल आई की वैल्यू कितना आएगा 3, और इसमें आई की वैल्यू कितना होगा 1। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा फेरिक्लोराइड FeCl3, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू ज़्यादा है। 39 क्वेश्चन इसमें दिया है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ विच pH1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए pH1 दिया है, तो pH1 दिया है तो मतलब H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻1 मोलर होगा। अब यहाँ पर ई सेल अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो होता है E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n, और लॉग यहाँ से आ जाएगा H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे H2 होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब SHE के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, 0.059 डिवाइड बाई 1 ही होगा, और यहाँ से लॉग 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है और ये यहाँ से पावर है -1, तो ये कोफिशिएंट जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जो वैल्यू आएगा 0.059 ये प्लस का आएगा, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा 0.059। दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। बोला है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2। तो देखिए ध्यान से MnO4- और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना आएगा +7। दैट मीन्स ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, तो इसमें जो चेंजेज आ रहा है Mn का कितना 5 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल के लिए हो रहा है ना। तो आपसे क्या पूछा है 2 मोल के लिए, 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा 5 × 10, दैट मीन्स यहाँ से 10 आंसर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 10 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 ऑन विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बाकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे भी आता है, टेम्परेचर पे भी आता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है विच इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आप 0 ऑर्डर का भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर का पूछे, तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट का मैं एक जनरल फार्मूला बताता हूँ, क्या होता है मोल पर लीटर पावर में 1 - n पर सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे कोई भी ऑर्डर पूछे एन की वैल्यू रख दी, जैसे इस क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड मतलब एन की वैल्यू कितना रखोगे 2, तो यहाँ जब रखोगे तो मोल पर लीटर और 1 माइनस यहाँ से 2 और पर सेकेंड, ये वैल्यू क्या होगा -1 हो जाएगा, और -1 को जब अंदर लेके जाओगे तो बनेगा पर मोल और ये लीटर हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आपको दिख रहा है वो है ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आप ध्यान रखिए किसी भी ऑर्डर ऑब्जेक्शन के लिए के का जनरल जो फॉर्मूला यही है। ठीक है, आगे आप बात करते हैं 43 क्वेश्चन। तो 43 में दिया है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ln k एन वर्सेज 1/t। तो ln अगर आ जाए तो उसमें 2.30 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर
ln आएगा तो 2.303 नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग को जब करने थे तो यहाँ पर 2.303 log x होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर माइनस ए बाई आर। और मान लीजिए सपोज यहीं पर होता log के वर्सेस 1/t, तो उस केस में जो स्लोप आएगा -2.303 ई ए बाई यहाँ से आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ग्राफिकल क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक्स में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट ए में जितने भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो एमसीक्यू के क्वेश्चन इन डिटेल में। हम पार्ट बी में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको न्यू सिलेबस में अकॉर्डिंग करने हैं। देखिए, ये जो दिया है राइट एनी 4 कैरेक्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट का आपको नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो ये आपको करना है। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स करना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि ये मेटलर्जी डिलीट हो गया है, ये भी मेट क्वेश्चन नहीं करना है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपका है। बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये भी आपका क्वेश्चन है। हेलो एल्केन, कार्बाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, ये बायोमोलिक्यूल से, ये भी आपके सिलेबस में है। ये बेकेलाइट है, ये पॉलीमर सिलेबस हट गया है, ये भी पॉलीमर से, ये भी नहीं करना है। और ये केमिस्ट्री नेवरी है, ये भी आपका डिलेटेड पोर्सन है। 3 मार्क्स में अगर हम बात करें सीसीपी का, ये सिलेबस नहीं, सॉलिड स्टेट रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस में है। मैकेनिज्म मिसल फॉर्मेशन, ये आपका नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये पी ब्लॉक है, ये भी क्वेश्चन नहीं करना है। एनोमरिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एनॉमलस, ये पी ब्लॉक का, ये भी नहीं है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये आपका कोऑर्डिनेशन से ये करना है। फॉर्मल डिएस्टर डिहाइड, ये भी आपका डिहाइड चैप्टर से करना है। आगे बात करते हैं, ये आपको करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से है। और ये आपका नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ये भी आपको क्वेश्चन सिलेबस में है। ये जो क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन का एग्जाम्पल नंबर 13 है, ये भी आपके सिलेबस में है। ड्राई सेल एनोड का, एनोड कैथोड का, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी करना है। ये एक्सरसाइज केमिकल काइनेटिक्स का है। ओके, इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ओके, ये आपका क्यूमिन है, अल्कोहल चैप्टर से, ये भी सिलेबस में है। वुल्फ किस्नर क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी आपका एल्डिहाइड चैप्टर से है। ओके, तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन ठीक है ये आपके न्यू सिलेबस में है, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर बना लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।